हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप अच्छे ही होंगे। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा हंसता रहे, मुस्कुराता रहे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक गरिमा से चतुर्थ चैप्टर, जिसका नाम है राष्ट्रपति की चिंताएं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक घोषित किया गया है। यानी कि हमारे संविधान द्वारा हमारे राष्ट्रपति जी को देश का प्रथम नागरिक घोषित किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव भले ही सत्ताधारी राजनीतिक दलों की सहमति से और उनके समर्थन से होता हो, परंतु वे किसी एक दल की रीति नीति से बंधे नहीं रहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो देश के जो सत्ताधारी दल होते हैं, बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, अकाली दल, ऐसे बहुत सारे अन्ना द्रमुक और बहुत सारी और भी पार्टियां हैं, उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा होता है, जिनको हम वोट देते हैं, जिन्हें हम चुनते हैं। जैसे हमारे जो एमएलएस और एमपीज होते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वे राष्ट्रपति का चुनाव वो उनको वोट देते हैं और उनका चुनाव करते हैं। भले ये सत्ताधारी उनका किसी पार्टी के जो वोट्स हों वो भले ही अधिक हों, वो उनको सपोर्ट करते हों, चाहे वो किसी भी पार्टी के प्रतिनिधि हों, लेकिन जब राष्ट्रपति चुनने के बाद जब वो राष्ट्रपति चुन दिए जाते हैं तो उनके किसी भी दल से के साथ उनके कोई ऐसे पक्ष के ऐसे प्रतिनिधि वो नहीं कहे जाते जिनके लिए वे सभी समान रूप से होते हैं, क्योंकि वो अब किसी पक्ष से संबंधित नहीं रह जाते। वो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, देश ही उनके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है और सब भी पूरे देश के प्रत्येक नागरिक की वो समान रूप से चिंता करते हैं। और यहाँ हम जो इस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं वह पाठ भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के 2 पत्रों पर लिखा गया है। सर्वोच्च पद पर आसीन होने के बावजूद भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक साधारण आदमी के दुख दर्द को किस तरह से समझते थे। पहला पत्र उस समय के केंद्रीय खाद्य मंत्री के.एम. मुंशी के लिए लिखा उन्होंने, जो उस समय के कृषि मंत्री थे, जिनमें उन्होंने उदयपुर के उन गरीब किसानों के प्रति चिंता प्रकट की थी जिनकी फसलें पाला पड़ने और टिड्डी दल से नष्ट हो गई थीं। दूसरा पत्र उन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री यानी देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए लिखा था। तो जहां प्रथम जो पत्र है उसका हम यहां अध्ययन करेंगे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे। सन 1950 से 1962 तक उन्होंने इस पद को सुशोभित किया। राष्ट्रपति के रूप में उनकी चिंताएं जो थीं, क्या चिंताएं उनकी थीं, उन चिंताओं का उद्घाटन भी किस तरह से करते थे, किस सहजता से करते थे। वे केंद्रीय मंत्रियों को ही नहीं, इवन प्रधानमंत्री तक को उनके करने योग्य जो कार्य होते थे उनको बताने के प्रति कितने सजग रहते थे। देश में कहाँ क्या कार्य होना है, क्या कमी चल रही है, कहाँ परेशानियाँ चल रही हैं, उनकी वो पूरी खोज खबर रखते थे और जहाँ से जिनका इसका निराकरण निकल सकता था उसको वो चाहे जिन मंत्रियों के माध्यम से, प्रधानमंत्री जी के माध्यम से उनको वो सूचित किया करते थे। तो यहाँ 2 पत्र उनके द्वारा लिखे गए हैं। पहला पत्र उन्होंने मुंशी जी को लिखा है, के.एम. मुंशी जी को लिखा है, जो उस समय के कृषि मंत्री थे, और दूसरे जो देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा पत्र उन्होंने उनके लिखिया रखा है। तो देखते हैं उनके पत्रों ने में किस तरह से लोगों की जो व्यथा है, दुख है, उनको किस तरह से सूचित किया गया है और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी उसके अपने जो मंत्री और प्रधानमंत्री जी थे उनको वो सूचित किया करते थे, लोगों के दुख दर्द को बताया करते थे। तो पहला पत्र उन्होंने गवर्नमेंट हाउस नई दिल्ली 17 फरवरी 1951 को लिखा। प्रिय मुंशी जी, प्रिय श्री मुंशी जी, पिछली बार जब हम मिले थे तब उदयपुर क्षेत्र में खाद्य की स्थिति पर मैंने आपसे बात की थी। यानी कि जब उनकी मुलाकात हुई थी किसी समय, तो मुंशी जी से उन्होंने उदयपुर, यानी उदयपुर राजस्थान के अंदर आता है, वहाँ की जो खाद्य स्थिति थी उसके संदर्भ में राष्ट्रपति जी यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मुंशी जी से उसके संदर्भ में बात की थी। इस विषय में अपने विचार व्यक्त करते हुए आपको कोई नोट भेजा या नहीं यह मुझे स्मरण नहीं है। वहाँ मैं भीलों से मिला जो उनका दुखड़ा सुनने, जो
अपना दुखड़ा सुनाने दूर दूर से बड़ी संख्या में आए थे। मुझे बताया गया कि मक्का वहाँ की मुख्य फसल है जो पूरी तरह नष्ट हो गई है। अर्थात राष्ट्रपति जी ने उदयपुर का भ्रमण किया था, वहाँ वो भीलों से मिले थे, तो वहाँ उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में शायद मैंने आपको कुछ नोट भेजा हो, इसका मुझे स्मरण नहीं है, लेकिन मैं वहाँ के भीलों से मिला था, तो वहाँ मुझे मालूम हुआ कि वहाँ की मुख्य फसल है वो जो है वो मक्का है, और मकई जिसको हम कहते हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो गई है। और मैं वहाँ के जब भीलों से मिला था तो बेचारे वो अपना दुखड़ा दूर दूर से मुझे अपना दुखड़ा सुनाने के लिए आए थे। इनका नतीजा ये है कि अभी से वहाँ का जो अन्न का अभाव है वो अधिक हो गया है, यानी कि फसल नष्ट हो गई तो अन्न का अभाव तो होना स्वाभाविक ही है। तो ऐसी स्थिति में वो जो भील संप्रदाय के लोग थे वे पत्तों और पेड़ों की छालों को खाकर गुजर बसर कर रहे हैं। के.एम. मुंशी जी को बताते कि मैं जब उनसे मिला तो मैंने व्यवसाय सुनी, और वो ऐसी स्थिति में है, उन्हें खाने के इतना अभाव है कि आज वो पेड़ों की छालों को उतार करके उनके अंदर जो मुलायम जो छालें होती हैं उनको बेचारे खाने के लिए मजबूर हैं। सोचने का तात्पर्य देश में कैसी स्थिति होती थी, लोगों को खाना भी अच्छी तरह से नहीं मिलता था। और माय डियर स्टूडेंट, आज की तरह हमें सोचना भी चाहिए, हमें अन्न का एक दाना भी नहीं बिगाड़ना चाहिए कि लोग यहाँ एक एक दाने के लिए तरसे हैं। तो छालों को खाने के लिए का अपना गुजर बसर कर रहे हैं, उनके बीच कार्य कर रहे एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि अब वे अपने मवेशी मारने लगे हैं। अब स्थिति ये भी हो गई है कि पेड़ पत्तों के खाने के बावजूद जब उनके लिए कुछ नहीं बच रहा है तो उनके जो गाय भैंस भेड़ बकरियां ऊंट आदि होते हैं उनको मारकर भी उन्होंने खाना प्रारंभ कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि अभी पेट भरने के लिए बड़े पैमाने पर ढोर डंगर नष्ट किए जाते हैं तो भारवाही पशुओं की कमी हो जाएगी, जिसका असर अगले मौसम की खेती पर पड़ेगा। राष्ट्रपति जी के.एम. मुंशी जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अगर उन्होंने पशुओं को मारकर खाना प्रारंभ कर दिया तो आने वाले समय में जो वजन ढोने के काम आते हैं, खेती करने के काम आते हैं, और जो दुधारू पशु होते हैं अगर वो नहीं रहेंगे तो आने वाले में स्थिति और ख़राब हो जाएगी। क्योंकि जब फसलें बोने के लिए काम आएगा तो पशु जो बैल हैं जो खेती करने के काम आते हैं वो नहीं होंगे, और जो दुधारू पशु हैं वो भी नहीं रहेंगे, तो ऐसी स्थिति देगी तो और भयानक स्थिति पैदा हो सकती है। इसके बाद वो कहते हैं कि मैं कुछ कार्यकर्ताओं से भी वहाँ मिला था, उन्होंने मुझे बताया कि पहाड़ी क्षेत्र की जो ज़मीन थी, पहाड़ी क्षेत्र के बाहर जो ज़मीन थी वो अधिक अच्छी थी, खुली जगह थी, वो ठीक थी, वहाँ अच्छी रबी की फसल उम्मीद थी कि वहाँ पे फसल अच्छी रबी की जो फसल है वहाँ अच्छी उम्मीद थी कि वहाँ पे अच्छी फसल होगी। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ है कि टिड्डियों ने आकर काफ़ी फसल बर्बाद कर दी है। टिड्डियों के जल्द आते हैं जिनको हम ग्रास हॉपर बोलते हैं, वो इतने करोड़ों की संख्या में आते हैं कि जहाँ एक बार बैठ जाते हैं पूरी फसल को नष्ट कर देते, खा जाते हैं उसको। तो मैंने सुना था कि पहाड़ी क्षेत्र के बाद में जो खुली जगह थी वहाँ पे अच्छी खेती होती है, लेकिन वहाँ पे भी जो टिड्डी दल के कारण उसकी वो फसल बर्बाद हो गई है और इसके ऊपर पाला भी पड़ गया है, तो वहाँ पे भी अन्न का अभाव होना स्वाभाविक है, जिससे और भी क्षति होगी, यानी और भी इससे नुकसान होगा। अन्य क्षेत्रों से मुझे ज्ञात हुआ है कि केवल ये राजस्थान उदयपुर की स्थिति नहीं है, दूसरे क्षेत्रों से भी मुझे ज्ञात हुआ है कि केवल उदयपुर क्षेत्र में ही नहीं बल्कि राजस्थान के अन्य इलाकों में भी खाद्य की बहुत कमी है। यानी कि मैं उदयपुर की तो आपको यहाँ चर्चा कर ही रहा हूँ, अगर दूसरे क्षेत्रों की बात की जाए तो वहाँ पर भी देखा जाए तो वहाँ पर भी अन्न की बहुत कमी है। इसलिए आप थोड़ा सा उनका अवलोकन करें और वहाँ की स्थिति को थोड़ा सा ध्यान दें। वहाँ की स्थिति पर राशन घटाकर आपने जो 6 औंस कर देने के विरोध में आपने जो राशन जनता को बांट रहे थे आपने उसमें 6 औंस कर दिया। 6 औंस होता है 1 औंस 28 ग्राम के, यानी कि 100, 150, 200 ग्राम उन्होंने थोड़ा सा जो देते थे जनता को वो उसमें से कम कर दिया, तो इससे जनता नाराज़ हो गई और उन्होंने उसके लिए किशनगंज जो रेलवे स्टेशन है उस पर उनका विरोध भी किया था। अर्थात खाद्य की बहुत कमी है। राशन घटाकर आपने 6 औंस करने के विरोध में जो 6 औंस वजन कम कर दिया था, तो उसके विरोध में किशनगंज स्टेशन पर हुए प्रदर्शन के विषय में मैं भी पहले ही बता चुका हूं आपको। मैंने शायद इसके बारे में पहले भी मैं बता चुका हूं कि जो आपने 6 औंस खाद्य सामग्री कम देने का जो निर्णय लिया था उसके विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया था और इससे आप अच्छी तरह से अवगत हैं। अब
यह सब मैं आपको उलझन या परेशानी में डालने के लिए नहीं कह रहा हूँ। राष्ट्रपति जी कहते हैं मुंशी जी से कि लिखते हुए उनको बता रहे हैं कि मैं कोई आपको परेशानी में नहीं डाल रहा हूँ या ये आपकी नाकामी है उसके बारे में कह रहा हूँ। इसका सॉल्यूशन क्या निकाला जाए उसके बारे में मैं आपको यहाँ संबोधित कर रहा हूँ। कोई परेशानी में मैं आपको डालने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि जो स्थिति मैंने देखी है उसकी जानकारी देने के लिए कह रहा हूँ। जो स्थिति मैंने देखी है, जो स्थिति मैंने महसूस की है, उसके बारे में आपको मैं यहाँ संबोधित कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देश की स्थिति यानी राजस्थान जो प्रांत है उसकी स्थिति ऐसी है। और इससे जब ताकि विशेषकर उन क्षेत्रों में ये तो है कि और उन कुछ ऐसे विशेष क्षेत्र भी हैं जहाँ के लोग अन्य इलाकों के वासियों की भांति मुखर नहीं है। कुछ मुखर नहीं कहने पर कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं, कुछ लोगों ने तो अपनी जो दशा है, जो स्थिति हमारे सामने प्रकट कर दी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इतने फॉरवर्ड नहीं हैं जो अपनी व्यथा को इस तरह से प्रकट कर सकते वहाँ के राष्ट्रपति जी को मिले या किसी से मिले, लेकिन बेचारे शिक्षा का भी अभाव था उस समय। तो मैं चाहता हूं कि आप राहत पहुंचाने के लिए जो कुछ संभव आप कर सकते हैं और आप करें। तो राष्ट्रपति जी इस तरह से कृषि मंत्री माणिकलाल मुंशी जी को संबोधित करते हुए पत्र लिखते हैं। और इससे मालूम पड़ जाता होगा कि देश की स्थिति जब अंग्रेजों से देश आज़ाद हुआ तो देश की स्थिति कैसी थी, देश में अन्न का अभाव कितना कम, अन्न का अभाव कितना अधिक था। कहने का तात्पर्य है कि जब भारत देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ उस समय कृषि जो थी, हम कृषि के क्षेत्र में इतने आगे नहीं थे और हमारे पास सिंचाई के साधन भी अच्छे नहीं थे। तो बहुत ही हमारी जो पूरी फसल थी वो बरसात यानी बरसात पे ही डिपेंड हुआ करती थी। जब अच्छी बरसात हो जाती थी तो अच्छी फसल हुआ करती थी, लेकिन जिस साल बरसात नहीं होती थी उस साल अकाल की स्थिति हो जाती थी, तो बहुत से लोग भूख से मर जाया करते थे। लेकिन जैसे जैसे देश प्रगति करता गया आज स्थिति हम अच्छे में हैं, लेकिन हमें हमारे इतिहास को भी नहीं भूलना चाहिए और हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अन्न का अपमान नहीं करना है, क्योंकि अन्न का अपमान बहुत बुरा होता है। इसलिए जहाँ पे भी आप जब खाते हैं तो उतना ही लें जितना आपकी ज़रूरत हो, चाहे आप कहीं होटल में हो कहीं हो, उतना ही अन्न जितना हम खा सकते हैं उतना ही भोजन हमें लेना चाहिए। अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। आप इस पाठ से जो प्रथम पाठ है देखने के बाद मालूम पड़ रहा होगा कि इतनी देश में अन्न का इतना अभाव था कि लोग छालों को यानी पेड़ों की जो छाल होती है उसको उससे अपना और पेड़ पत्तों से उनकी छाल से अपना पेट भरा करते थे। तो अन्न कितना जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है ये हमें इस पत्र के माध्यम से हम दोनों चीज़ सीखते हैं कि एक तो राष्ट्रपति देश की तरह से किस तरह से चिंता करते हैं, ये बड़ी बहुत अच्छी बात है। एक राष्ट्रपति देश के लिए कितने समर्पित हैं। दूसरी हमें कि हमें अन्न का भी सम्मान करना चाहिए कि हमारे पूर्वजों में अगर हमारा इतिहास देखें तो हमारे देश में अन्न का बहुत बड़ा अभाव रहता था। आज हम समृद्ध तो इससे नहीं कि हमें उसका अपमान करना चाहिए। तो ये पहला पत्र था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का के.एम. मुंशी जी के लिए, जो देश के खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, और उन्होंने किस तरह से अपनी देश के लोगों की जो परेशानी थी वो मुंशी जी को यानी खाद्य जो मंत्री थे हमारे उनके सामने रखी। दूसरा पत्र उन्होंने लिखा है भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के, उसका अध्ययन हम दूसरे वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।